क्या आप जानते हैं सन 1582 में महाराणा प्रताप की सेना ने दिवेर के युद्ध में मुगल सेना के 36,000 सैनिकों को सरेंडर करा लिया था। क्या आप ये जानते हैं कि महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल के करीब 12 से 1300 साल के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसे उनकी जनता ने चुना। 9 मई 1540 उनका जन्म दिवस था और 9 मई को ही मैंने शुरुआत की थी इस किताब की, जिसका नाम है प्राणवीर महाराणा प्रताप। इस किताब को लिखा है भारती सुदामे जी ने। ये हिंदी में है और करीब करीब 350 पेजों की ये किताब है। ये ऐतिहासिक वर्णन नहीं है महाराणा प्रताप जी का, ये वर्णन है एक फिक्शनल फॉर्मेट में, जो कि लेखिका ने उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से महाराणा प्रताप जी के बारे में लिखा है। इसमें लगभग उनका पूरा जीवन काल उन्होंने रख दिया है, जिसकी शुरुआत वो करती हैं चित्तौड़ की पराजय के बाद महाराणा उदय सिंह की देहांत से। 1568 में चित्तौड़ पर मुगल सेना का कब्ज़ा होता है, जहाँ पर 30,000 लोगों को मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा झटका था महाराणा उदय सिंह जी के लिए और 1572 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर मृत्यु से पहले वो अपने दूसरे बेटे जगमाल को महाराणा बनाने का फैसला करते हैं। उस वक्त राजस्थान की परंपरा ये थी कि सिंहासन कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो बड़ा बेटा अपने राज तिलक की तैयारी करता था और उसके बाद वाला बेटा जाके पिता का अंतिम संस्कार करता था। जब उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार पर उनके सामंतों ने, उनकी प्रजा ने प्रताप जी को वहाँ दिखा, तो खुसर पुसर शुरू हो गई कि प्रताप वैसे ही बहुत ज़िद्दी हैं, वैसे ही वो मन के धनी हैं, तो क्या वो इस परंपरा को भी तोड़ रहे हैं? क्या राज सिंहासन को वो खाली छोड़ने पर तैयार हो गए हैं? इस तरह की जब बातें शुरू हुई तो किसी ने जाकर प्रताप जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिता ये आदेश देकर गए हैं कि मेरा इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा भाई जगमाल अब यहाँ का नया राणा होगा। एक और खास तौर पर मेवाड़ के राजवंश में एक बात हमेशा से रही है कि मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निश्चय हमेशा चुंडावतों ने किया। तो उस वक्त वहाँ पर महाराणा प्रताप के मामा जी मौजूद थे। उन्होंने रावत चुंडावत जी से पूछा कि क्या ये अधिकार मेवाड़ के महाराणा के पास है कि वो ये फैसला कर सके कि मेवाड़ का राणा कौन होगा। तो सभी सामंतों ने एक साथ मिलकर फैसला किया कि जिस तरह की परिस्थिति है उसके हिसाब से नया महाराणा प्रताप सिंह को होना चाहिए। काफ़ी वक्त लगा उन्हें महाराणा प्रताप को मनाने में, लेकिन जनता की और अपने सामंतों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए महाराणा प्रताप ने ये पदवी स्वीकार की। उसके बाद ये कहा गया बहुत सारी पुस्तकों में कि महाराणा प्रताप तो एक छोटे से राजा थे, रिबेल थे, और अकबर जैसे वीर योद्धा का वो कहाँ सामना कर सकते थे, इसीलिए वो छापामार युद्ध कर सकते थे। इससे बड़ी बकवास भारत के इतिहास में कुछ नहीं है। अकबर ने महाराणा प्रताप के राजा बनते ही अपने एमिसरीज, अपने एम्बेसडर्स भेजने शुरू किए कि महाराणा प्रताप उसकी तरफ आ जाएं। अगर कोई राजा ये विश्वास करके बैठा है कि दूसरा राजा उसके सामने कुछ नहीं है, तो शायद वो एक बार उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर ले, लेकिन 4 बार
कभी वो मान सिंह को भेजते हैं, कभी उनके पिता भगवान दास को भेजते हैं, कभी वो टोडरमल जी को भेजते हैं। और जब ये सारी कोशिशें नाकाम होती हैं तब, और इन चारों के बारे में भारती सुदामे जी ने डिटेल में लिखा है कि किस तरह से अकबर ने पूरी कोशिश की थी कि शांतिपूर्वक वो महाराणा प्रताप को अपनी तरफ ले आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में बोल दिया कि किसी भी तरह की पराधीनता उन्हें मंजूर नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। कर्नल जेम्स टॉड ने 1830 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ मेवाड़ लिखी थी, जिसमें उन्होंने 2 युद्धों का वर्णन किया है, एक हल्दी घाटी और दूसरा दिवेर, जिसको उन्होंने मैराथन और थर्मोप्ले के युद्ध के समक्ष रखा है। इस उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया। हल्दी घाटी के युद्ध में हर जगह यह लिखा गया है कि महाराणा प्रताप हार गए। सच्चाई ये है कि अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबार में स्वयं एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये लिखा है कि मेवाड़ी सेना का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगलों की सेना को वहां से 8 कोस दूर बनास नदी तक भागना पड़ा। महाराणा प्रताप ने फैसला ये किया था कि हम लोग हल्दी घाटी के दर्रों में लड़ेंगे, जहां पे मुगलों का, क्योंकि उनकी सेना मुगलों की बहुत बड़ी थी, उन नंबर्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। मगर पहला हमला जिस तीव्रता के साथ किया गया था, ये युद्ध हल्दी घाटी से निकलकर खमनौर के मैदान में आ गया और अकबर की सेना लगभग तितर बितर हो चुकी थी। इसके बाद मेहतर खान नाम का अकबर का एक सेनापति था। उसने अपनी बुद्धि और कौशल का इस्तेमाल किया। उसने ये बात फैला दी, और जब अकबर के आने पर नगाड़े बजते थे, वो नगाड़े बजवा दिए कि अकबर अपनी सेना लेकर खुद अजमेर से आ रहा है। तो भागती हुई सेना रुक गई और युद्ध मैदान में होने लगा, जहां पर जिसके नंबर ज़्यादा थे, जिसकी संख्या ज़्यादा थी, उसकी धीरे धीरे सुपीरियॉरिटी दिखाई देने लगी। महाराणा प्रताप यहाँ एक ज़बरदस्त हिम्मत का काम करते हैं। जब वो देखते हैं कि सेना का आगे बढ़ना ज़रूरी है, वो चेतक को लेकर मान सिंह की तरफ लपकते हैं। और वो पिक्चर हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेंटिंग में देखी है, जहाँ चेतक के दोनों पैर हाथी की सूंड के ऊपर हैं और महाराणा प्रताप एक भाले से मान सिंह पर हमला कर रहे हैं। मान सिंह अपने हाथी के हौदे में कूद जाते हैं और महाराणा प्रताप का वो वार खाली चला जाता है। मगर मुगलिया सेना ये देखती है कि प्रताप अपनी सेफ्टी से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस वक्त पर झाला जी एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसने शायद मेवाड़ और भारत की किस्मत ही बदल दी। वो महाराणा प्रताप का इंसिग्निया, जो कि उनका चिन्ह था, वो अपने घोड़े पे लगा लेते हैं। महाराणा प्रताप का जो टोप था वो अपने सर पर पहन लेते हैं, क्योंकि उनकी कद काठी देखने में वो महाराणा प्रताप से काफ़ी मिलते थे। और फिर वो ललकारते हैं मुगलों को कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, मुझसे युद्ध करके दिखाइए। चेतक घायल अवस्था में उन्हें लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने लगता है, लेकिन अकबर के 2 और सेनापति उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। घायल भाई को देखकर शक्ति सिंह, जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप के भाई, वो भी उनके साथ मिलते हैं। महाराणा प्रताप और उनकी एक वक्त पर कुछ अनबन हो गई थी शिकार पे, तो वो उनसे रुष्ट होकर दूर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर उनका भ्रातृ प्रेम जागता है और वो उनका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाकर जब चेतक अपना दम तोड़ देता है, जहाँ आज उनकी समाधि है, और महाराणा प्रताप बोलते हैं कि शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, पर उस वक्त वो रोए थे। ये मौका देखकर उन मुगलों को लगता है कि अब इसका ध्यान नहीं है तो हम इसे आराम से मार सकते हैं। लेकिन शक्ति सिंह जी ऐन वक्त पर पहुंचकर
उन्हें महाराणा प्रताप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से रोक देते हैं। दोनों भाई मिलकर उन दोनों को वहां पर संहार करते हैं और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप जी को वहां से निकल जाने के लिए बोलते हैं। जेम्स टॉड अपनी किताब में लिखते हैं कि मान सिंह जी एक तरह से सोचते हैं कि युद्ध हमने जीत लिया, मगर भील और महाराणा प्रताप की बची हुई सेना उनको अजमेर तक पहुंचने नहीं देते। रात रात भर वो पहरा लगा कर सोते हैं। कई जगहों पर वो खाइयाँ खुदवाते हैं कि कहीं वो लोग आ ना जाए। किसी भी गांव में वो पानी या कुछ लेने जाते हैं मुगल, तो वहाँ से कोई जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। वो लिटरली महाराणा प्रताप के पास एक पत्र भेजकर बोलते हैं कि हमें जाने दिया जाए। इतना नुकसान तो हमारा हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं हुआ जितना हमारा जाने में हो रहा है। और कुछ इतिहासकारों ने यह लिखा है कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर महाराणा प्रताप ये युद्ध हारे होते तो अकबर क्या मान सिंह की ड्योढ़ी, यानी कि जिस लेवल पर मुगलिया दरबार में मान सिंह बैठते थे, क्या उस लेवल को नीचे कर देता? एक ऐसा राजा जो अकबर के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, चैलेंज है, उसको कोई युद्ध में हराकर आएगा तो अकबर किस तरह का स्वागत करता? 6 महीने तक वो मान सिंह की सूरत नहीं देखते। मान सिंह की ड्योढ़ी नीचे कर दी जाती है, यानी उनका लेवल कम कर दिया जाता है। और कुछ वक्त पहले महाराणा प्रताप द्वारा जिन पे सिग्नेचर है, वो तांबे के पत्र मिलते हैं जहां पे उन्होंने जागीरें दान में दी हैं हल्दी घाटी के आसपास। अगर महाराणा प्रताप वो युद्ध हारे होते तो क्या एक ऐसा राजा जिसके पास वो ज़मीन ही नहीं है, वो किसी और को वो ज़मीन दे सकता था? अकबर का क्राइटेरिया था कि वो महाराणा प्रताप को पकड़ें या मारें और मेवाड़ पर कब्जा करें। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। महाराणा प्रताप की वंशावली में एक और बहुत बड़े राणा हुए जिनका नाम राणा राज सिंह था। उन्होंने रणछोड़ दास भट्ट तेलंग जी से राजसमंद झील पर अपना परिवार का इतिहास लिखवाया है। उस इतिहास में उन्होंने लिखा है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और अगर कोई फौज 8 कोस भाग रही है तो ये आप और मैं भी समझ सकते हैं कि उस फौज की एक छोटी सेना ने क्या हालत की होगी। ये सब बातें भी कुछ अच्छे तरीके से भारती सुदामे जी ने इस पुस्तक में बताई हैं। और भी काफ़ी सारी एनेक्डोटल चीज़ें हैं जो कि कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इस किताब में लिखी हुई हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें बुक के साथ साथ इतिहास भी है और महाराणा प्रताप जी मेरे फेवरेट ऐतिहासिक योद्धाओं में से सबसे ऊपर हैं। एक और फिक्शनल बात, मनगढ़ंत कहानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनको घास की रोटी खानी पड़ रही थी और उनके पुत्र अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी भी बिल्ली लेकर भाग गई थी। ये भी एक बहुत बड़े लेवल की फिक्शनैलिटी है। महाराणा प्रताप जी के बेटे अमर सिंह का जन्म सन 1559 में हुआ था, यानी 1559। 1576 जब तक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, अमर सिंह जी 17 साल के थे, मेवाड़ के युवराज थे, मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले एक वीर योद्धा थे। उनके हाथ से एक बिल्ली घास की रोटी छीन के भाग जाए, मतलब जिसने ये लिखा है शायद उसने कुछ अतिशयोक्ति कर दी, या ऐसा हमारे वीर योद्धाओं के बारे में इतिहास में लिखा गया है। चलिए, महाराणा प्रताप जी की एक नीति थी जिसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बोला जाता था। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी? कहीं भी कोई अनाज नहीं उगेगा, जितने भी कुएं थे उसमें जहर डाल दो और पूरी प्रजा को लेकर अरावली के पहाड़ों में चले जाओ, जहां भील उनका भी और उनकी पूरी प्रजा का भी ध्यान रखते थे।
तो जो भील महाराणा प्रताप की पूरी प्रजा को 3 वक्त का खाना खिला सकते हैं, वो अपने महाराणा को घास की रोटी खिलाएंगे। ये सुनकर भी हास्यास्पद लगता है। चलिए, महाराणा प्रताप की स्थिति ज़रूर मुश्किल थी, क्योंकि सेना का, साथियों का, रामशाह तंवर जी जैसे वीर योद्धा, उनके पुत्र उस युद्ध में चले जाते हैं, महाराणा प्रताप के अपने बहनों ही उस युद्ध में चले जाते हैं। तो मेवाड़ का जो इंटेलेक्चुअल और वॉर हॉर्स पावर था, जो शक्ति थी, वो कुछ हद तक क्षीण ज़रूर होती है। लेकिन वीरों का साथ स्वयं एकलिंग जी यानी कि भगवान देते हैं। और ऐसे में 2 भाई भामाशाह जी और ताराचंद जी महाराणा प्रताप के पास आकर बोलते हैं कि आप स्वाधीन हो, स्वाधीन रहोगे, हमारा पूरा धन, हमारा पूरा सामर्थ्य आपके चरणों में हाजिर है। लेकिन महाराणा प्रताप उनसे कोई भी संपत्ति लेने से मना कर देते हैं। तब भामाशाह जी बोलते हैं कि हुकुम, ये सारा सब धन जो है, इसमें कुछ पार्ट हमारा है, लेकिन आपके पूर्वजों ने सदियों से मुश्किल समय के लिए धन जोड़ के रखा था, जो आपका धन है और हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं। और ऐसे धन का ही क्या, जब हमारा देश ही पराधीन हो जाएगा तो ऐसे धन का हम करेंगे क्या। कहा जाता है कि भामाशाह जी और ताराचंद जी ने जो धन महाराणा प्रताप को दिया, उससे अगले करीब करीब 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की 25,000 की सेना बनी रही। उनका वेतन, उनका भत्ता, उनका खाना, उनके हथियार, सब कुछ महाराणा प्रताप उनको मुहैया करा पाए। और एक के बाद एक मेवाड़ के अलग अलग किले उन्होंने छुड़वा लिए। चित्तौड़गढ़ का किला वो नहीं छुड़वा पाए अपने जीवन काल में, लेकिन बाकी जगहों पर एक के बाद एक उनकी विजय होती रही। और इसमें सबसे बड़ी विजय 1582 की दिवेर की विजय है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी विजयों में से एक है, जहां एक राजा जिसका सैन्य बल दूसरे के मुकाबले शायद 1/10 है, फिर भी वो दूसरी तरफ को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए अकबर ने अपने चाचा को भेजा, और चाचा ने ये पूछा कि हम इतने वर्षों से इन्हें हरा क्यों नहीं पा रहे। तो इन्हें जवाब मिला कि सिर्फ दिखावे के लिए राजस्थान के बहुत सारे राजा अकबर के साथ हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से महाराणा प्रताप को सहायता भेजते हैं। तो 4 रास्ते थे मेवाड़ आने के। अकबर के चाचा जी ने चारों के चारों रास्तों पर अपने थाने यानी कि सिक्योरिटी बिठा दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेविली फोर्टिफाइड थे। और सबसे बड़ा थाना था दिवेर। कुछ वक्त के बाद जब साधनों संसाधनों की कमी खलनी शुरू हुई, तो महाराणा प्रताप ने बैठक बुलाई कि अब क्या किया जाए। तो हर किसी ने अपनी क्षमता अनुसार को सलाह दी कि एक जगह पर कम सैनिक हैं, वहाँ पे हमें हमला करना चाहिए, दूसरी जगह पर करना चाहिए। लेकिन किसी ने भी उन्हें दिवेर पे हमला करने की सलाह नहीं दी। तो उन्होंने पूछा कि हमें दिवेर पर क्यों हमला नहीं करना चाहिए। तो सब ने जवाब दिया क्योंकि अकबर के चाचा जी वहाँ मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा सेना, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ मौजूद है, तो उधर हमला करना शायद हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। महाराणा प्रताप ने कहा कि शायद यही सब मुगल सोच रहे होंगे कि एक छोटी सेना इतनी बड़ी सेना पर कैसे हमला कर देगी, जब उसे पता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। और महाराणा प्रताप ने इसकी पूरी तैयारी की। उन्होंने सबसे पहले ये चौकसी कराई कि मुगल कर क्या रहे हैं। पहले शुरू के कुछ दिनों बहुत ज़्यादा ध्यान से चौकस थे मुगल, फिर चौकसी कम होने लगी। अगर रात को
20 लोग गश्त कर रहे थे तो वो 10 हो गए, धीरे धीरे वो 5 हो गए, फिर 2 हो गए और कुछ महीनों बाद गश्त ही बंद हो गई। इसी वक्त का महाराणा प्रताप को इंतजार था। उन्होंने दिन चुना दशहरे का, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। देखिए, उस वक्त की भी साइकोलॉजी की समझ, अपने सैनिकों में यह विश्वास दिलाना कि आज के दिन तो मेवाड़ हार ही नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन तो अच्छाई पर अच्छाई की जीत होनी निश्चित है। तो दशहरे वाले दिन 1582 में वो दिवेर पर हमला करते हैं। मुगलिया फौज उनका सामने संघर्ष करती है, लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। और वो अमर सिंह, जिनके बारे में कहा गया है कि उनके हाथ से कोई बिल्ली घास की रोटी छीन कर चली गई, वो इस युद्ध का सामने से लीडरशिप देते हैं, वो सामने से लड़ते हैं और अकबर के उन्हीं चाचा को वो एक भाला मारते हैं जो घोड़े समेत जमीन में धंस जाता है। इस तरह से महाराणा प्रताप मेवाड़ को आज़ाद कराते हैं। इस किताब में लिखा है कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर स्वयं 1577 में जाता है, जो कि इतिहास में भी है। अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता। उसके बाद हर साल, हर कुछ वक्त बाद वो किसी ना किसी को भेजते हैं, लेकिन सन 1585 में आकर अकबर कोई भी सेनापति मेवाड़ में भेजना बंद कर देते हैं। अकबर मान लेते हैं कि जब तक महाराणा प्रताप मेवाड़ में है, मेवाड़ जीता नहीं जा सकता, ना ही मेवाड़ से कोई संधि हो सकती है। तो बाकी जगह पर अकबर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। 1585 से लेकर 1597 तक 12 साल तक अकबर का ना ही कोई सेनापति, ना ही कोई सैनिक, ना ही स्वयं अकबर मेवाड़ पर किसी भी तरह का हमला करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप इस वक्त आराम से नहीं बैठे हैं। उन्होंने वास्तु, कला, इवन फार्मिंग, एग्रीकल्चर, उन एरियाज़ में भी अपनी प्रजा के लिए काफ़ी काम कराया, पुस्तकें लिखवाई। ये सारे काम महाराणा प्रताप कर रहे थे। तो ये है हमारे देश के एक महान वीर योद्धा की गाथा, जो भारती सुदामे जी ने इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से पिरोई है। उनके इस किताब में वो चित्रण किया गया है कि महाराणा प्रताप के अंदर क्या चल रहा होगा उस वक्त, जब उनकी प्रजा उनसे सवाल कर रही होगी, जब उनके योद्धा उनसे सवाल कर रहे होंगे, कौन सी चीज़ पर उनको क्या फैसला लेना चाहिए। एक इंसान के तौर पर हमारे लिए आज वो एक भगवान के बराबर है, एक सुपर हीरो के बराबर है, लेकिन एक इंसान उस वक्त क्या फील कर रहा होगा, इसका चित्रण उन्होंने करने की इसमें कोशिश की है। तो ये था मेरा ट्रिब्यूट एक भारत के सबसे बड़े वीर योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप जी को। अगर हो सके तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, हर भारतीय के लिए ये बहुत अच्छी बुक रहेगी। और जेम्स टॉड की बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ मेवाड़ एक बहुत ही शानदार किताब है। उमेंद्र रत्नों की किताब महाराणाज ऑफ मेवाड़, वो भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है। एक फ्यूचर वीडियो में उस किताब के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर।